गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे रूस ईरान की दोस्ती के बारे में। रूस लंबे समय से मध्य पूर्व की घटनाओं से खुद को दूरी बना के रख रहा था, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद बनी नई स्थिति इसे पहले से कई अधिक कठिन बना दिया है। ईरान के साथ रूस के बढ़ते रक्षा संबंधों ने इसे और पेचीदा बना दिया है। साल 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस और ईरान के रक्षा संबंध बड़ी छलांग लगा चुके हैं। यूक्रेन पर हमले ने मॉस्को को ईरान के साथ सैन्य साझेदारी को प्रेरित किया है, लेकिन ये दोस्ती अब अमेरिका और इसराइल के लिए गंभीर चिंता की वजह बन चुकी है। रूस न केवल ईरान को अपनी सुरक्षा मजबूत करने में सहायता दे रहा है, बल्कि वह तेहरान से ड्रोन और मिसाइल जैसे उच्च तकनीक वाले हथियारों की खरीद कर उसे धन भी मुहैया करा रहा है, जिससे कट्टर शिया मुल्क को क्षेत्र में अपने प्रॉक्सी के जरिए हिंसा फैलाने में मदद मिल रही है। ईरान ने ड्रोन इंडस्ट्री में काफ़ी तरक्की की है। उसने रूस को यूक्रेन पर हमले के लिए बड़ी संख्या में यूएवी दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 10 सितंबर को कहा कि ईरान ने अब रूस को फतह 360 मिसाइलें दी हैं और संभवतः कुछ हफ्तों के भीतर यूरोप में यूक्रेन के खिलाफ उनका उपयोग करेगा। ब्लिंकन ने जोर देकर कहा कि ये मिसाइलें यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरा है और संभवतः कम दूरी के लक्ष्यों के खिलाफ दागी जाएंगी। अब रूस भी ईरान को कर्ज चुकाने की तैयारी कर रहा है। इजरायली मीडिया आउटलेट वाईनेट की रिपोर्ट के अनुसार हालिया लीक से पुष्टि होती है कि क्रेमलिन अब न केवल ईरान को बल्कि तेहरान समर्थित प्रॉक्सी समूह को भी हथियार देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ईरान के प्रॉक्सी हथियारों का इस्तेमाल इसराइल को निशाना बनाने के लिए करेंगे। हालांकि अभी रूस यूक्रेन में उलझा हुआ है, लेकिन एक बार लड़ाई कम होने पर मॉस्को तेहरान को और मदद के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। यह ऐसी स्थिति है जिसके लिए अमेरिका और इसराइल को तैयार होना होगा। पश्चिम को इस नई वास्तविकता को स्वीकार करना होगा कि भले ही यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध समाप्त हो जाए, लेकिन इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि ईरान रूस रक्षा संबंध 2022 से पहले की स्थिति में चला जाएगा। ईरान और रूस के बीच ऐसी बहुत सी सैन्य जरूरतें हैं जिससे दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों के बीच बढ़ता सहयोग चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के बीच सैन्य तकनीक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मंच भी दे सकता है। ऐसे में पश्चिम को ईरान और रूस के बीच इस सहयोग को रोकना होगा और प्रतिबंधों के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में इसे कमजोर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये बात करें भारत और अमेरिका के बीच लड़ाकू विमानों के बारे में। भारत और अमेरिका के बीच लड़ाकू विमान और जेट के इंजन को लेकर डील खटाई में बढ़ती दिख रही है। भारत ने स्वदेशी लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A के लिए इंजन देने में विफल रहने के लिए अमेरिकी एरो इंजन निर्माता GE एरोस्पेस पर जुर्माना लगाया है। भारतीय वायुसेना को इस देरी से परेशानी हुई है क्योंकि ALC तेजस इससे अधर में लटक गया है। वहीं रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में अमेरिका की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे हैं। अमेरिका से मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी भारत की बात मुश्किल दिख रही है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत अमेरिकी लड़ाकू जेट का विकल्प चुनने से बचता रहा है। इसकी वजह लंबे समय से चल रहा अविश्वास है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय वायुसेना के बेड़े में अमेरिकी हेलीकॉप्टर परिवहन विमान शामिल हुए हैं, लेकिन अभी तक अमेरिकी लड़ाकू जेट को शामिल नहीं किया है। फिलहाल भारत की अमेरिका से 114 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MRAFA पर बात चल रही है। अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन F-16 का एडवांस वर्जन F-21 पेश कर रही है। बोइंग ने F/A-18 ब्लॉक 33 सुपर हॉर्नेट और F-15EX की पेशकश की है। इसके अलावा भारत के पास फ्रांसीसी राफेल और स्वीडिश JS-339 ग्रिपेन का भी विकल्प है। वायुसेना की 126 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में पिछली बार भारत ने फ्रांस के राफेल को चुना था। भारत फाइटर जेट स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रहा है। भारत के पास केवल 31 फाइटर जेट स्क्वाड्रन जबकि 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। सरकार ने 114 MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एयरफोर्स की आवश्यकता को माना है। भारत इन जेट्स की खरीदारी के लिए उत्सुक है, लेकिन चीज़ें फाइनल होती नहीं दिख रही हैं। भारत को अमेरिका से एयरक्राफ्ट मिलने पर अभी बहुत कुछ तय नहीं है। अगस्त 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने अमेरिकी कंपनी GE के साथ 99 F404 विमान इंजन और LCA MK-1A के लिए $716 मिलियन का सौदा किया। 2023 से में दोनों देशों ने 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट GE414 इंजन बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो LCA Mark II को मजबूत करेंगे। GE एरो इंजन के लिए सौदे के दोनों देशों के बीच साझेदारी में एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा गया था। हालांकि अब इसका 2 साल हो गए और अभी तक एक भी इंजन भारत को नहीं मिल सका है। भारत और अमेरिका के हथियार डील का इतिहास अच्छा नहीं रहा है। भारत ने 1962 में चीन से लड़ाई के दौरान पहली बार लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिका से संपर्क किया था, लेकिन उसे विमान नहीं मिले। इसके बाद अमेरिका में
1965 में पाकिस्तान को जेट देकर मदद की। वहीं भारत ने 1962 के बाद रूस से हथियार खरीदने शुरू किए, जो सिलसिला आज तक जारी है। भारत के संबंध बीते कुछ वर्षों में अमेरिका के साथ सुधरे हैं, लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी हैं। ये अमेरिका के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन खेमे के बारे में बात करें। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन खेमा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहते। मतदान में केवल 3 दिन बाकी हैं। 6 करोड़ से अधिक लोग अर्ली वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल कर अपना वोट डाल चुके हैं। 5 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले भारतवंशी प्रत्याशी कमला हैरिस ने कहा है कि उनके प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी जनता को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। कमला हैरिस ने इस बात पर भी जोर दिया कि भले ही ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन अमेरिका उनसे बेहतर प्रशासक का हकदार है। कमला हैरिस ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद वे जटिल मुद्दों पर सामान्य ज्ञान पर आधारित समाधान की प्रक्रिया अपनाने पर जोर देंगी। उन्होंने कहा कि उनकी नीतियां अमेरिका के सभी नागरिकों के लिए होगी, न किसी खास वर्ग को संतुष्ट करने के लिए। बकौल कमला हैरिस, ट्रंप जो पेशकश कर रहे हैं, अमेरिका इससे बेहतर का हकदार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जो देश की जनता के साथ साथ बाकी दुनिया के लिए हमारी भूमिका और जिम्मेदारी को समझे और एक आदर्श बने। विस्कॉन्सिन में संवाददाताओं से बात करते हुए हैरिस ने कहा, आपने मुझे कई बार कहते सुना है कि अमेरिकी लोगों के प्रति मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उन लोगों को भी सुनूंगी जो मुझसे असहमत हैं, विशेषज्ञों की बात सुनूंगी। बकौल कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप का अंतिम तर्क बहुत अलग है। वो अमेरिका को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं, अमेरिका को एक दूसरे पर उंगली उठाने के लिए उकसाने में पूरा समय बिताते हैं। वो अपने राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने की योजना बनाने में काफ़ी समय बिताते हैं। वो राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन मानते हैं। कमला हैरिस के मुताबिक पिछली रात तक ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिकी लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा का प्रभारी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नियमित रूप से जंक साइंस और सनक पर आधारित साजिश जैसे सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। यह वही शख्स होगा जिसने एक बार राष्ट्रीय गर्भपात प्रतिबंध को समर्थन दिया था। कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप अमेरिकी लोगों की जरूरतों, चिंताओं और चुनौतियों पर पहले से भी कम ध्यान देते हैं। बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं होता है। जनता उन लोगों को चुनती है जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अमेरिका के 50 सूबों में से 538 इलेक्टर्स को चुना जाता है। इसे ही इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। इलेक्टर्स की यह संख्या हर राज्य में अलग अलग है और इसका निर्धारण सूबे में आबादी के अनुपात से किया जाता है। यानी कैलिफोर्निया जैसे राज्य से जहाँ 55 इलेक्टर्स चुने जाते हैं, वहीं अल्बामा और व्योमिंग जैसे छोटे राज्य में केवल एक ही इलेक्टर चुना जाता है। बाद में पार्टी पसंद के आधार पर चुने गए इलेक्टर्स राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए मतदान करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और एरिजोना जैसे स्विंग सूबों में मतदाताओं ने अर्ली वोटिंग में खासा उत्साह दिखाया। इनमें भी बड़ी संख्या महिलाओं की है। एरिजोना में जहां रिपब्लिकन पार्टी के मतदाताओं ने बड़ी संख्या में डाक मतपत्रों का इस्तेमाल किया, वहीं पेंसिल्वेनिया में डाक मतों का इस्तेमाल करने वालों में डेमोक्रेट पार्टी के पंजीकृत वोटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। चुनाव की 5 प्रमुख तारीखें हैं। अमेरिका में मतदान खत्म होते ही मतों की गिनती शुरू हो जाती है। 24 घंटे के भीतर आमतौर पर नतीजों की तस्वीर साफ हो जाती है, मगर कांटे की टक्कर पेचीदा प्रक्रिया के कारण कई बार यह प्रक्रिया हफ्तों तक भी खिंचती रहती है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक दिसंबर माह के दूसरे मंगलवार के बाद आने वाले सोमवार को सभी 50 राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में इलेक्टर राष्ट्रपति पद उम्मीदवार के चुनाव के लिए जमा होते हैं। इस बार एक कवायद 17 दिसंबर को होगी। नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के लिए 20 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। आइए हम बात करें चीन और पाकिस्तान की। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को सदाबहार सहयोगी बताते रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच पहली बार खुलकर मतभेद सामने आए हैं। दरअसल इस्लामाबाद में चीन के राजदूत ने वहां सीपीसी परियोजना पर काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि चीनी राजदूत का हालिया बयान हैरान करने वाला है, दोनों देशों के बीच लंबी कूटनीतिक परंपरा से हटकर है। यह बयान चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने पिछले हफ्ते उस सम्मेलन में दिया था जो चीनी गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। जेडोंग ने यह बयान तब दिया था जब हाल ही में पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले बढ़े हैं। इस महीने कराची के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक आत्मघाती हमले में 2 चीनी नागरिक मारे गए थे और 10 अन्य घायल हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली थी। इसी तरह मार्च में भी चीनी कामगारों को निशाना बनाया गया था। बेशाम में हुए इस हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हुई थी। इस हमले को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी या इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत आईएसकेपी के द्वारा अंजाम दिया गया था। जियांग जेडोंग ने सम्मेलन में कहा था कि इस तरह के हमले स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने इस्लामाबाद से अनुरोध किया था कि वे चीनी नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत करें और चीन विरोधी तत्वों पर कार्रवाई करें।
उन्होंने कहा था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए चीनी नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। चीनी राजदूत ने कहा कि हाल ही में चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने भी इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान की यात्रा की थी। इस यात्रा का मकसद यह था कि चीन चाहता है कि पाकिस्तान चीनी नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। बिना सुरक्षित माहौल के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। ज़हरा बलोच ने कहा कि हम अपने चीनी सहयोगियों के साथ मिलकर उनकी सुरक्षा कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी अगले हफ्ते चीन दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा रहने की उम्मीद है। विदेश मंत्री इसहाक डार ने पहले बताया था कि पाकिस्तानी अधिकारी चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को हालिया हमलों की जांच के बारे में जानकारी देंगे। आइए बात करें कनाडा और भारत की रस्साकसी के बारे में। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में कहा है कि उनकी सरकार देश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, लेकिन इस बयान के प्रति हिंदू समुदाय में कुछ आशंकाएं भी देखने को मिली हैं। दीपावली के अपने वार्षिक संदेश में ट्रूडो ने कहा कि हम हमेशा हिंदू कनाडाइयों के साथ खड़े रहेंगे ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, ताकि वे अपने धर्म का पालन स्वतंत्रता और गर्व से कर सके। यह ट्रूडो द्वारा हाल के समय में हिंदू कनाडाइयों पर हमले की पहली औपचारिक स्वीकृति थी, जब से 2022 से लेकर अब तक 2 दर्जन से अधिक मंदिरों को अलगाववादी तत्वों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया और सिख विरोधी समूह सिख फॉर जस्टिस के ने कनाडा छोड़ने का आह्वान किया है। इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नॉर्थ अमेरिका के हिंदुओं का गठबंधन के कनाडाई यूनिट के अध्यक्ष ऋषभ सारस्वत ने कहा कि हालांकि यह बयान अत्यंत आवश्यक है, यह उस समय आया जब कनाडा में हिंदू फोबिया अपनी उच्चतम सीमा पर है। हम उनके शब्दों की सराहना करते हैं, लेकिन हमें सावधानी से आशावान है क्योंकि पिछले 3 वर्षों में हिंदू मुद्दों को संबोधित करने में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। कनाडाई हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कुशाक शर्मा ने कहा कि यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री ने हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में बात की। एक सही दिशा में कदम है और हम प्रधानमंत्री और सरकार से इस दिशा में और अधिक देखने की उम्मीद करते हैं। कनाडाई ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिंदू हेरिटेज एजुकेशन के अध्यक्ष रागिनी शर्मा ने इस बयान का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है कि अपने शब्दों का समर्थन करने के लिए ऐसे कार्य करेंगे जो हिंदुओं के धर्म का पालन करने, अपनी विरासत का जश्न मनाने के अधिकार को सुरक्षित करे। प्रो खालिस्तानी समूहों द्वारा हिंदू कनाडाइयों को लक्ष्य बनाने जाने की आलोचना कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवेरे ने सितंबर में की थी। ग्रेटर टोरंटो एरिया GTA में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा हिंदुओं को पूजा करने, अपने परिवारों को पालने और बिना डर या धमकी के शांति से रहने का अधिकार है। उन्होंने ट्रूडो पर भी हमला करते हुए कहा कि एंटी हिंदू और हिंदू फोबिया के एजेंडों की कनाडाई में कोई जगह नहीं है। मैं नफरत करता हूँ कि प्रधानमंत्री ने हमारे लोगों को विभाजित कर दिया है। हम इस देश में एक साथ रह रहे थे, लेकिन अब देखिए हर कोई लड़ रहा है। ट्रूडो और पोलिवेरे शुक्रवार को दिवाली के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने वाले थे, हालांकि दोनों ओंटारियो में हैं। प्रधानमंत्री लंदन में एक मंदिर में उपस्थित होंगे, जबकि विपक्षी नेता पिकरिंग में एक मुलाकात में भाग लेंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.